सच वही नहीं जो दिखता है, उनका ही अनहोनी। आज बात करते हैं 1970 के दशक के भारत की और एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी की जिसकी शुरुआत असल में इसके अंत से होती है। मैंने बेकार में हत्याएं की, ये शब्द थे शंकरिया के, एक ऐसा आदमी जिसने 70 से भी ज्यादा जानें ली, ठीक अपनी फांसी से पहले 1979 में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन शब्दों का आखिर मतलब क्या था? क्या ये सच में पछतावा था या फिर बस एक कातिल की आखिरी हताशा कि वो पकड़ा गया? तो इन शब्दों की तह तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल था 1978 और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जो उस वक्त एक अनजान बेचेहरे खौफ के साए में जी रहा था। शहर था जयपुर, साल 1978 और अचानक यहाँ क्रूर और बेतरतीब हत्याओं का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। जयपुर की गलियों और आसपास के इलाकों में लाशें मिलनी शुरू होती हैं और हर लाश पर एक ही तरह का एक खौफनाक निशान था। अब ये जो पीड़ित थे उनमें एक पैटर्न था। सबके सब सुनसान सड़कों पर पाए गए, सबके सिर पर, कनपटी पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था, इतनी जोर से कि गर्दन की हड्डी टूट जाती थी। और सबसे अजीब बात, किसी के साथ कोई लूटपाट नहीं हुई थी। तो मकसद क्या था? पुलिस भी पूरी तरह से हैरान। और जब पुलिस के हाथ खाली थे तो प्रेस ने इस कातिल को एक नाम दे दिया, एक ऐसा नाम जो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाए, कनपट्टी मार, मतलब कनपट्टी पर मारने वाला। ये नाम जंगल की आग की तरह फैला और लोगों के बीच की दहशत और भी ज्यादा बढ़ गई। तो अब जब मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था तो जाहिर है एक स्पेशल पुलिस टीम बनाई गई और फिर शुरू हुई इस कातिल की असली तलाश। जांच में धीरे धीरे कुछ चीजें सामने आने लगी। सबसे पहले तो एक सीनियर ऑफिसर ने इन सारे बिखरे हुए केस को जोड़ा और एक पैटर्न पहचाना। फिर कुछ खुशनसीब लोग जो इस हमले में बच गए थे, उन्होंने बताया कि हमलावर कंबल में छिपा रहता था और इन गवाहों की मदद से एक नौजवान का पुलिस स्केच भी तैयार किया गया। और ये जो कंबल वाली बात थी ना, इसका असर ये हुआ कि पूरा शहर रात में कंबल ओढ़े किसी भी आदमी को देखकर डरने लगा। इसी वजह से कनपटी मार का एक नया नाम पड़ गया, कंबल वाला कातिल। और फिर वो रात आई, जनवरी 1979। पुलिस की एक टीम एक सुनसान सड़क पर गश्त कर रही थी जब उन्हें अंधेरे में कोई छिपा हुआ दिखा। जब उसे पकड़ा गया तो वो एक 26 साल का बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला लड़का निकला, नाम शंकरिया। और जब पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उसने 60 हत्याएं की हैं, तो उसने बड़े ही आराम से उनकी गलती ठीक की। उसने कहा, 60 से ज्यादा नहीं, मैंने अपने हाथों से 70 लोगों को मारा है। सोचिए जरा, उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया बल्कि जो गिनती उसने बताई वो तो पुलिस के आंकड़ों से भी ज्यादा थी। इसके बाद जो सबसे बड़ा और सबसे परेशान करने वाला सवाल था वो ये था कि आखिर क्यों एक 26 साल का नौजवान 70 अजनबियों को आखिर क्यों मारेगा? अच्छा, किसी भी कातिल के दिमाग को समझने के लिए ना दो चीजों में फर्क करना जरूरी होता है, एमओ यानी मोडस ऑपेरांडी और सिग्नेचर। एमओ का मतलब है अपराध करने का तरीका। शंकरिया के केस में यह था रात में अकेले लोगों पर हमला करना। लेकिन सिग्नेचर वो चीज होती है जो कातिल अपनी मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के लिए करता है। शंकरिया का सिग्नेचर था कनपटी पर हथौड़े से वो खास वार। तो साफ था कि शंकरिया का मकसद कोई बदला या लालच नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए मार रहा था। और यही तो मनोरोग या जिसे साइकोपैथी कहते हैं उसकी सबसे बड़ी निशानी है। एक ऐसी दिमागी हालत जहां इंसान को दूसरों के दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता बल्कि उसे उसमें मजा आता है। और ये बात उसने खुद अदालत में कही। जब उससे पूछा गया कि क्यों मारा तो उसका जवाब था, मुझे उनकी चीखें पसंद थी, वो मेरे लिए संगीत की तरह थी। मतलब सोचकर देखिए कितना भयानक कारण है ये। उसे सिर्फ अपने पीड़ितों की आखिरी चीखें सुनने में मजा आता था। खैर, उसके इस कबूलनामे के बाद इंडियन जस्टिस सिस्टम ने जो रफ्तार पकड़ी उसकी आज के जमाने में कल्पना करना भी मुश्किल है। शायद ये उस दौर में जनता का भारी दबाव था या फिर व्यवस्था की सीधी कार्रवाई का नतीजा कि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। देखिए, जनवरी 1979 में शंकरिया की गिरफ्तारी होती है। फरवरी से अप्रैल के बीच लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब जगह मुकदमा चलता है। मई में राष्ट्रपति की दया याचिका भी खारिज हो जाती है और 16 मई 1979 को उसे जयपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी जाती है। मतलब 5 महीने से भी कम समय में गिरफ्तारी से लेकर फांसी तक सब कुछ खत्म।
और जब उसे फांसी हुई तब वो 27 साल का भी नहीं हुआ था। उसकी जिंदगी जितनी हिंसक थी, उसका अंत भी उतना ही तेज हुआ। और यहीं पर कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। उसके आखिरी शब्द, मैंने बेकार में हत्याएं की। तो क्या ये सच में पछतावा था या फिर एक साइकोपैथ की हताशा कि बस अब उसका खेल खत्म हो गया? लेकिन जब हम सिर्फ कातिल पर, उसके दिमाग पर ध्यान देते हैं तो इस कहानी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा कहीं खो जाता है। ये जो 70 का आंकड़ा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 70 लोग थे, इनके परिवार थे, इनके अपनी कहानियां थीं, इनके सपने थे। लेकिन इनके हत्यारे की बदनामी के आगे इनकी पहचान जैसे मिटा दी गई। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि हमें अपराध की इन कहानियों को कैसे याद रखना चाहिए। जब हम किसी कातिल के दिमाग की गुत्थियां सुलझाने में इतने खो जाते हैं, तो क्या हम अनजाने में उन इंसानों को भूल जाते हैं जिनकी जिंदगी छीन ली गई?